जैन मित्रों, जैसे कि गोदान उपन्यास को समाप्त करने के बाद हम मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक लेकर चल रहे हैं और इसका पार्ट 1 बन गया है। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में आपने देखा क्योंकि केंद्रीय पात्र में 3 लोग हैं। एक तो जो मल्लिका है जो कि नायिका है इस नाटक की, और नायक कवि कालिदास हैं। इसके अलावा जो मल्लिका है उनकी माता है अंबिका। तो अंबिका जैसे होता है कि कुछ रोल उनका रहता है, लेकिन खलनायक की भूमिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खलनायक की भूमिका में भी एक व्यक्ति होते हैं जिनको आगे जिनके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ 3 पात्र हैं, नायक, खलनायक और नायिका, और इनके बीच लगातार आप देखते हैं कि प्रामाणिकता का प्रश्न, जीवन क्या है, इन सभी बातों को लेकर चलता है। और नाटक बहुत ही अच्छे लहजे में आधुनिकता के समय में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक कह सकते हैं कि आप अच्छा खासा खाका खींच देता है और ये आप पे छोड़ देता है कि आप उसको किस प्रकार लेते हैं। तो इसके पहले जब हमने देखा नाटक में, तो नाटक की शुरुआत इस प्रकार हुई, क्योंकि ये नाटक है तो जैसे पर्दा गिर रहा हो, और पर्दा गिरने पे आप देखिए शुरुआत ही इस प्रकार हुई। आषाढ़ नाम रखा गया ना नाटक का, तो आषाढ़ का एक दिन मतलब कि वर्षा का पहला दिन वो बहुत खुशनुमा है मल्लिका के लिए। मल्लिका गई है और वो बाहर जो जिनसे प्रेम करती है उनका नाम होता है कवि कालिदास। वो ग्राम में युवक ही होते हैं, उनके साथ वो भीग के आती है अंदर। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें जो माँ उसकी होती है अंबिका, माँ अंबिका जो होती हैं, अंबिका जो है कवि कालिदास से वो खुश नहीं रहती। वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी बेटी इनको प्रेम भी करती है और इस प्रकार करती है कि वो भावना में भावना का वर्ण करके रखी है, यानी उसका भावनात्मक लगाव है, शारीरिक प्रेम से कोई ताल्लुकात नहीं है। उसे कुछ नहीं पता कि भविष्य में जीवन यापन करना है, साथ में नहीं करना है। बहुत ही अस्पष्टता है, बहुत ही द्वंद्वात्मक स्थिति है प्रेम में भी। ये समर्पण भाव से करती है, लेकिन सामने प्रतिक्रिया में भी कालिदास भी करता है। लेकिन कालिदास अपने जीवन में बहुत कुछ लेके असमंजस की स्थिति में है। जैसे वो एक सृजनशील व्यक्ति है, वो अनवरत देखता है कि बिना प्रवाह के, मैंने बिना बाधा के कोई चीज़ चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना बने। पर सामाजिक जीवन में जब हम रहते हैं तो बहुत सामाजिक झंझावात आते हैं, उन दबावों के साथ हमें पार पाना होता है। अंबिका का हमेशा अपनी पुत्री के प्रति यही होता है, मतलब जब भी वो उससे रुष्ट होती है तो उसका हमेशा यही कहना होता है कि जीवन को तुम समझो, जिसको तुम भावना से कह रही हो ना, भावना से पेट नहीं भरता है। लेकिन मल्लिका एक अलग ही टाइप की, जैसे आप छायावादी प्रेम को देखते हैं, बहुत ही रोमानियत प्रेम होता है उसमें, कि जैसे होता नहीं कि आप बिल्कुल कल्पना की दुनिया में हो। कल्पना की दुनिया भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये कल्पना से परे, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इस टाइप का है, इतना समर्पित प्रेम है। तो लगातार इनका देखते हैं, अंबिका माँ से इनका अपना लगातार वो होता है। वो बाहर से आती है, बारिश में भीग कर आती है, जैसे ही अंदर प्रवेश करती है और लगातार उसकी माँ से उसका वार्तालाप चलता है। वार्तालाप में वो अपना तथ्य, अपना तर्क रखती है, वो अपना तर्क रखती है। उनका भी तर्क सही है और उनका तर्क ये है कि वो अलग ही दिशा में। तो विचारधाराओं का टकराव, जो जैसे हमने गोदान उपन्यास में देखा था, तो विचारधाराओं का टकराव, या आप कह सकते हैं कि पीढ़ी अंतराल की समस्या। जो पीढ़ी है पहली वाली, वो दूसरी पीढ़ी को समझ नहीं पा रही है। तो बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं, सबके सोच अलग है। यहाँ पे समाप्त होता है कि आप इन लोगों की दोनों बातचीत चलती रहती है और वहाँ पे समाप्त होता, पर्दा गिरता है। फिर आप देखते हैं कि जो कवि कालिदास होते हैं उन्हीं की एंट्री होती है अंबिका के घर में। वो हमेशा आते रहते हैं, जैसे ग्राम युवक है ना, तो बराबर एकदम खुला रहता है आना जाना। लेकिन जब वो आते हैं तो वो चीज़ अंबिका को पसंद नहीं है ना। वो घर में आते हैं तो अंबिका को पसंद नहीं है कि वो लगातार आते हैं, उनकी बेटी से बात करते हैं, जीवन का कुछ पता नहीं है, किस दिशा में जाना है, सब कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है, अस्पष्टता के साथ, असमंजसता के साथ है। ये उनका रुष्ट होने का कारण होता है। लगातार उनको मल्लिका समझाती है। और जब हमने नेक्स्ट पार्ट, मतलब पिछला वाला पार्ट जैसे ही ख़त्म किया था, ये हुआ कि कालिदास एक हरिण शावक, एक छोटा सा बच्चा होता है हिरण का, उसको लेके प्रवेश करते हैं, पुचकारते हुए आते हैं। और जो हरिण शावक है, ऐसा हुआ है कि किसी ने शिकार किया है और शिकार करने की वजह से उसके शरीर से ब्लड बह रहा है और जब उसका रक्तपात हो रहा है तो वो लेके आते हैं अपनी गोदी में पुचकारते हुए। एक्चुअली उनको बहुत प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, ये भी है, प्रकृति से बहुत प्रेम होता है उनको। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, उससे कहते हैं कि हम जिएंगे नहीं क्या, एक बाढ़ से आहत होकर हम प्राण नहीं दे देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ,
हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाढ़ प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल अस्तारण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, यानी घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। वो उससे हरिण सावक से लगातार बात कर रहा है। मतलब वो तो है कि एक निश्चित स्थिति में पड़ा हुआ है, रक्तपात उसका हो रहा है, लगातार ब्लड बह रहा है। वो उससे कह रहे हैं कि जैसे होता कि प्रकृति से वार्तालाप करना, तो वो उससे कह रहे हैं कि आप एक प्राण से आहत तो नहीं होंगे, हम जिएंगे, फिर से जिएंगे, लगातार आपकी सेवा की जाएगी, है ना। सेवा करने के बाद फिर से आप उसी वनस्थली में जैसे स्वच्छंद गति से आप घूमते थे फिर से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ऐसे ही उस बात कर रहे हैं। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है, मतलब सहेज कर अपने को आती है। मल्लिका उनसे पूछती है, ये आहत हरिण सावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? मतलब उन्होंने कहा कि ये हरिण सावक की ऐसी स्थिति किसने कर दी? ये इस तरीके से घायल कौन हो गया? कौन सा आ गया शिकारी जो शिकार कर रहा है? कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देखेगी। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि अंबिका ने बताया था अपनी पुत्री को कि उनके पिता का देहांत तब हुआ था जब उनको लगा था कि ग्राम में, जैसे गांव है ना, तो गांव में जैसे अब गांव में है, ये ग्राम में जीवन है, तो कोई शहरी प्रवेश हो रहा है या राजाश्रय में या राज्य जो है, राज्य के जो वहाँ के नुमाइंदे वो सब प्रवेश कर रहे हैं, तो एक अलग होता है। तो ये हुआ था कि एक बार ऐसी घटना वो बता रही थी कि ऐसी घटना हुई थी कि जब ये ऐसी आकृतियाँ, यानी घोड़ों की आकृतियाँ या बड़े बड़े लोग, बाहरी लोग आए थे, तो उस समय आक्रमण या ऐसी कुछ स्थिति हुई थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा हुआ कि ग्राम में कुछ बाहरी लोग आए। बाहरी लोग क्या, मतलब ग्राम में जीवन में अगर कोई आके अनधिकार प्रवेश कर रहा, उनके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा, इट मीन्स कि शिकार के लिए आए हैं लोग, है ना, मौज मस्ती के लिए आए हैं, वो प्रकृति के उतने पास नहीं है। उन्होंने कहा आज ग्राम में बहुत नई आकृतियाँ देखने को मिली। झरोखे के पास वो क्या किए, झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाते हैं। राज्य के कुछ मतलब ये होता है कि राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिणी सावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। मतलब वो बताते हैं कि कुछ बाहरी लोग आए हैं। फिर से वो कहता है कि हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर से सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु इससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध उठाकर रख दिया है, लेकर आती हूँ। चूल्हे के निकट जाती है, बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा, ऐसा वो कहती है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये बहुत सब कुछ विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है और वो लगातार वार्तालाप कर रही है, काम भी कर रही है, क्योंकि उसने दूध मांगा तो वो निकाल के दे रही है। और उसी घर में अंबिका घर में अंदर कमरे में चली गई। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो कह रही कि माँ आज बहुत रुष्ट है, लेकिन कालिदास ध्यान नहीं दे रहा है। वो हरिण सावक को बाहों में झुलाने लगता है, उसको मतलब केयर कर रहा है पूरी तरीके से। कालिदास कहता है कि हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाढ़ छोड़ते बना कैसे। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका ही स्नेह मिलेगा, उसका स्नेह मिलेगा। हरिण सावक से बता रहे हैं कि तुम जहाँ पे जिसके हाथों में आ गए हो वो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही सेफ स्थिति है, आपकी सेफ जोन है। और फिर ये भी विचार करते हैं कि इस पे मतलब इतना कोमल, ये कोमल है प्राणी और इस पे ना जाने कौन बाढ़ चला दिया, उसको दया भी नहीं आई। वो मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, अब देखिए मल्लिका अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहती है, लेकिन वो ध्यान उस हरिण सावक पे है। वो कहती है सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है, माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ ही थी, नहीं तो इस तरह भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। अभी वो ध्यान नहीं दे रहा, वो उसी को ठीक करने में लगा है। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण सावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट ले जाता है और वो उसको पुचकारते हुए कहता हम दूध पिएंगे नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम ज़रूर पिएंगे, हम दूध पिएंगे, अवश्य पिएंगे। और जैसे ही ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चल ही रही थी,
उसी बीच राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। अब कि राजपुरुष जैसे किसी शिकारी ने किसी पक्षी का अगर देखिए शिकार किया हो और शिकार को आप लेके चले आए, तो भाई वो रास्ता ढूंढते आएगा। और इन लोगों ने जिस तरीके से वो ढूंढते हुए कैसे आ गए, क्योंकि इनके पंजों का आकार वहाँ पड़ गया था और वो देखते देखते इनके द्वार तक पहुँच गया। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको ठीक ही कर रहे हैं। तब तक राजपुरुष कौन है? दंतुल। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण पर वो उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दुख से मिला देते हैं। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल क्या कहते हैं? दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो तुम लोग? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा सा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग आपसे परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे? इन लोगों ने कहा कि कोई परिचित ही आता है, तुम तो एक अपरिचित ठहरे। और एक होता है कि कोई भी किसी के घर में जाता तो इस प्रकार नहीं जाता। जहाँ तक मुझे लगता है तुम अपरिचित हो, तो इस तरीके से तुम्हें घर में आने का कोई प्रयोजन, ऐसे कैसे तुम आ सकते हो? अब ये लोगों को लगा कि हम तो राज दरबार के हैं, राजपुरुष हैं, हम ये ग्राम्य जीवन में या ग्रामीण के बीच में आके इनसे आर्डर लेंगे या इनकी अनुमति लेंगे? ये हमारे सामने तो तुच्छ है, हमारे सामने इनका क्या औकात है? दंतुल एक बार फिर मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे प्राण से वो कहता, देखिए यही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ कि हमारा तो पहले से कभी परिचय नहीं था, फिर भी जिसका मैंने शिकार किया, मेरे बाढ़ से आहत जो हरिण है उसको तुम उठा लेके आए। लेके आने में तुम्हें थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ? यही तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाता? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास कहता है, उसको लगता है कि हमारे यहाँ के जो प्राणी हैं वो प्राणियों पे उतनी ही दया करते हैं, हम लोग उतनी ही प्रकृति के सहचर्य में रहते हैं, हम उन्हें दुख कभी नहीं पहुँचाएंगे। हमारा कष्ट, हमें जो भी हमारे जीवन में होगा वो हमारे जीवन के बहुत ही नज़दीक रहने वाले हैं, यानी कोई बाहरी ही है जो हस्तक्षेप जिसको बिल्कुल दया नहीं है। कालिदास कहते हैं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। दंतुल को व्यंग्यात्मक हंसी आती है, वो हंसने लगता है। दंतुल कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। क्यों भैया, वो क्यों दंतुल ऐसा कह रहा है? उसको लग रहा है कि बताओ मुझे देख के पहचान कैसे गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरा वेशभूषा इस बात का परिचय देती कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा का देखकर नहीं कहा, मतलब उसने कहा, कालिदास ने कहा तुम वेशभूषा ऐसा नहीं पहने होते तो भी मैं जान जाता। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर तुम ऐसा कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अलावा सामुद्रिक का भी अभ्यास करते रहते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए मेरे प्राण से आहत हुआ है ना, इसलिए मेरी संपत्ति है, मुझे दे दे, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दे। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी नहीं मानते। उन्होंने कहा, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, वो तो दंड नहीं दे रहे हैं, तो हमारा बड़प्पन मान लो। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय अब ग्रामवासी करेंगे। अब देखिए यही चीज़ है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा है ना, और राजपुरुष जो है राजमहल में रहने वाला है, उसके अपराध का निर्णय अब एक ग्रामवासी करेगा, एक गांव का व्यक्ति करेगा। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय के शब्दार्थ भी तुम जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तारण पर, मतलब कि आस्तारण पर रख दो। अंबिका सहसा, मतलब अचानक अंबिका तो अंदर चली गई थी गुस्से में कि जब से वो आया था कि हरिण शावक लेके आ रहा है, इन लोगों में बातचीत चल रही है, वो तो अंबिका को पसंद नहीं था। अंबिका यानी मल्लिका की माँ।
अचानक वो जब इन लोगों की बातचीत सुनती है तो उसको लगता है कौन और घर में आ गया, अभी तो यही 2 लोग थे, अभी कौन एंट्री कर गया। सहसा वो अंदर से आती है। अंबिका इस घर के तल पे, अब तल्प यानी घर का जो बिछौना खटोला जो भी होता है, मतलब बैठने वाला तल्प, तखत भी हो गया, तो कहती कि अब एक बात बताओ, हम लोग क्या इंसानों के साथ जानवर भी यहाँ पे रहेंगे क्या? अंबिका गुस्से में आके कहती है इस घर के तल्प और आस्तारण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तारण मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास इसे मुझे दे दो। मल्लिका दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाह में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तारण ही पर्याप्त होगा। वो कहता है, जब अंबिका मना कर देती तो कहता है कि मेरा बाह ही इस हरिण शावक को सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है, और द्वार की ओर चल देता है। दंतुल ऐसे तो छोड़ नहीं देगा। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। उन्होंने कहा अंबिका कि क्या दंतुल जो है वो लेके जाते देखता रहेगा? कालिदास ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे धेवड़ी में चला जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए प्रश्न है सिर्फ अधिकार का, कि तुम राजपुरुष हो, तुम अपने अधिकार की सुरक्षा की बात कर रहे हो, पर वो व्यक्ति जो कवि कालिदास है जो लेके जा रहा है, उसके लिए बात उसकी संवेदनाएं उससे जुड़ी हैं। तो तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, यानी तुम अगर उनको मार भी दोगे, वो निशस्त्र हैं, उनके पास शस्त्र नहीं है। तुम्हारे पास है तो तुम मार भी सकते हो, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करेंगे क्योंकि वो संवेदना के साथ उससे जुड़े हैं। दंतुल कालिदास जब वो नाम लेते हैं तो वो एक बार चौंक जाता है। कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? देखिए कवि कालिदास के बारे में इन लोगों ने सुना तो ज़रूर था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कवि कालिदास यहीं पे रह रहे हैं। मल्लिका ने कहा हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कवि कालिदास को? दंतुल कैसे जानता हूँ? कहती कैसे नहीं जानता ये बोलो। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है, क्योंकि ये लेखक थे। ऐसा तो है नहीं कि भले ही ग्राम्य जीवन में थे, उतनी कीर्ति नहीं, उतना यश नहीं मिल पाया था, यहीं तक हो सीमित रह गए थे, पर इन्होंने ऋतु संहार लिखा था, उसकी काफ़ी चर्चा थी। और उस समय आप देखिए कि राजघराने में ये होता था कि कोई भी व्यक्ति कला में निपुण है तो राजा लोग उसको प्रश्रय देते थे। इवन वो भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनकी खुद की रुचियाँ होती थी, तो आप देखिए कि कला को बहुत संरक्षण मिलता था उस समय। आप ब्रिटिशर्स जब आए हमारे यहाँ पे, जब भी आप देखो मुग़ल सल्तनत, सभी तो कला के कितने अलग अलग रूप आपको देखने को मिलते। हालांकि जब बाहरी हमारे यहाँ अंग्रेज वगैरह का प्रवेश हुआ तो कला का संरक्षण हुआ, या देसी रियासतें जब आई तो उस रूप में आप वो कला का संरक्षण रह नहीं गया था। लेकिन आप वही चीज़ ना मिडिल में जाइए आप, मध्यकालीन भारत में तो कला का अद्भुत संरक्षण था हमारे यहाँ में। तो ये हुआ कि राजघराने में ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती थी और सभी ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते थे, बस ये नहीं जानते थे ये यहाँ रहते हैं और ये हुए। मल्लिका उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है, कैसे? दंतुल सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा। आप देखिए सम्राट जो वहाँ के उज्जैनी के राजा हैं, उन्होंने स्वयं ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। देखिए कह रहे थे कि अभी देखिए कैसे जैसे होता नहीं कि कभी कभी जीवन में आप ऐसी चीज़ों से मिल जाते हैं जब सोचे भी नहीं होते आप। अब ये हुआ कि ये कवि कालिदास से मिले और कवि कालिदास के सम्मान के लिए आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से तो इस गांव में आए थे, और इनकी मुलाकात इस प्रकार हुई ये सोच भी नहीं सकते। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो गई। मल्लिका उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल मुझे खेद है, मैंने उसके साथ मतलब उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो फिर इन्हीं को प्रॉब्लम होती।
वो चले जाते हैं। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती हो। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे स्थिर हैं जैसे वो अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो, क्योंकि वो नाराज़ थी। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। वो कहती है कि सुना माँ तुमने? मल्लिका कहती है माँ तुमने सुना क्या? राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अब देखिए, अंबिका को कोई संदेह नहीं है, अंबिका उतनी खुश नहीं होगी, क्योंकि अंबिका को बहुत हद तक पता है कि वो किस मिजाज के हैं कवि कालिदास। अंबिका कहती है, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दिए। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अभी यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होगा, मतलब ये अब कोई और भी नहीं पधार देगा घर में। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य हो। वो बहुत खुश है अंदर से, क्योंकि उनको सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। उसे इससे फ़र्क नहीं है कि उसको राज यहाँ से निकाल के, यहाँ मल्लिका के पास से निकाल के उसको उज्जैनी जाना पड़ जाए, उसे उससे फ़र्क नहीं है। वो तो ये है ना कि समर्पण उसके अंदर, प्रेम का भी एक अलग ही लेवल है उसका, समर्पण का। नहीं तो वो चाहती तो अभी आगे आप देखेंगे रोक सकती है, नहीं जाने देना चाहती, पर नहीं, उसने भावना में भावना का वर्ण किया है ना, उसको क्या फ़र्क पड़ता वो यहाँ है या नहीं है, मन से चित्त से लगाव है उसका। मल्लिका को इतनी खुशी है उस बात को कि वो कहती है, जब उसकी माँ कहती है कि मैं ऐसी कल्पना करती हूँ कि फिर से कोई आतिथ्य प्रवेश ना करे इस प्रकार, तो वो कहती है कि आतिथ्य मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ, ऐसा वो थोड़ा सा हंसी मजाक करती है। पात्र ऊंचा उठा देती है अंबिका, पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बृहद नहा चुकी हूँ। कहती है, मैं बहुत नहा चुकी हूँ, तुम मत नहलाओ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राजू उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम और भी कुछ कहना चाहती लेकिन शांत हो जाती। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए अस्तारण बिछा दो, मैं जैसी निष्ठुर हूँ मुझे रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका, नहीं तुम निष्ठुर हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो माँ? अंबिका, नहीं तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, मत तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोकती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज उन्हें सम्मान दे रहे हैं माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होने वाला है। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। अब वो देखिए क्या कहती हैं, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया। मल्लिका कहती है कि आज उसको सम्मान मिलने वाला है, उस व्यक्ति को सम्मान मिलने वाला है जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल और केवल लांछन और प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि मेरी भावना का कुछ आधार है, मेरी भावना निराधार नहीं है। लोग जिसको किसी काबिल नहीं समझते उसको मैं अपने जीवन का अवलंब समझती हूँ, आधार समझती हूँ, वो जीवन में मेरे निराधार नहीं है जैसा कि आप लोग समझते हो। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाए। देखिए, ये आदर्शवादी बातें नहीं करती है अंबिका, क्योंकि उसने जीवन को पूरी तरीके से जिया, जीवन को देखा कि जीवन चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं। जीवन भावना पे टिक कर नहीं चलती। वो कहती कि मैं आदर्श के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपने पूरे जीवन में देखा है। मैं यथार्थ की बात करती हूँ, सत्य की बात करती हूँ, भले वो कटु हो। मेरी अवस्था वो बीत चुकी है जब मैं यथार्थ से आंखें मूंद लूँ या कल्पना लोक की दुनिया में खो जाऊँ। ऐसा करके अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है माँ,
वो कहती तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष देखती है, कमियां देखती है, कमियों के सिवाय और कुछ नहीं देखती। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वो दोष देखती है। उन्होंने कहा, अंबिका ने कहा, हाँ जहाँ दोष है वहाँ तो मैं अवश्य ही दोष देखती हूँ। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका, वो व्यक्ति आत्मसीमित है। देखिए इन पे आरोप लगा रही कि वो व्यक्ति जो है कवि कालिदास वो आत्मसीमित है। आत्मसीमित यानी अपने तक सीमित रहने वाला व्यक्ति है। तुम गलत फहमी हो जिसको तुम कहती हो भावना में भावना का वर्ण, वो तो व्यक्ति आत्मसीमित है। जैसे हम कहते हैं आत्मन, विश्व आत्मन, तो विश्व आत्मन यानी हमारी आत्मा विश्व के साथ जुड़ी है, सभी आत्माएं हमारे एक आत्मा के साथ जुड़ी है। एक खुद का आत्मन हो गया, संसार में उसने अपने सिवा और किससे मोह नहीं है। मतलब उन्होंने कहा वो व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गौएं ना हाँक कर बादलों में खोए रहते, इसलिए तुम्हें आक्षेप करती हो। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ ही लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, ये भावना क्या है? उन्होंने कहा जरा मुझे समझाओ ये भावना क्या होता है। मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसके मतलब उन्हें कह रहे हैं कि परंतु लोग उसे नाम देते हैं जिसको तुम कह रही हो कि मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का ही संबंध है तो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? अब ये प्रश्न कर रही हैं कि तुमसे मतलब नहीं हो, तुम इस तरीके से स्वच्छंद जीना चाहती हो, पर हम समाज में रहते हुए सामाजिक ताने बाने से बिल्कुल हटके नहीं जी सकते, हमें जवाब देना होता है। तुम उसे नाम नहीं देना चाहती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु लोग उसे तो नाम देते हैं ना। यदि उसे वास्तव में उसका तुमसे भावना का ही संबंध है तो वो क्यों नहीं तुमसे विवाह करता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा से अनुदार रही हो, उदार नहीं रही हो, अनुदार रही हो। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है, मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? मल्लिका देखिए कितने अच्छे से समझ रही है और मल्लिका को कोई शिकायत भी नहीं है, उसके पास तर्क भी है अनुत्तरित करने को। उसने कहा तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है, मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं होगा तब, मतलब कि अब वो बनने जा रहा है, राज दरबारी हो जाएगा या एक दरबारी कवि हो जाएगा, तब तो उसका जीवन अभावग्रस्त या साधनहीन नहीं रहेगा, तब तो वो जीवन के उच्च सोपान पे पहुंच जाएगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है ना, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। इन्होंने कहा कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे भी बड़ी कारण बन जाती है। मल्लिका, ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका की कि ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। धन्यवाद।